नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो आपका जो बचा हुआ चैप्टर था इतिहास का छठा चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन जो पढ़ा रहे थे हम आप लोगों को, तो उसमें एक लेक्चर हम आपको दे दिए थे और दूसरा लेक्चर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसको जो है इस दूसरे लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो आपका ये जो लेक्चर है यहाँ पर जाकर के एंड कर जा रहा है, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है, इतना ही आपको रिवाइज करके जाना है और एग्जाम देने के लिए इतना बस थ्योरी आपको रिवाइज करके जाना है। इससे ज़्यादा थ्योरी आपसे रिवीजन होगा भी नहीं और आपको याद भी नहीं रहेगा। तो जितना ये थ्योरी दिया गया है यही एग्जाम में आता है, इतना ही जो भी टॉपर बच्चे हैं, जो भी, वो पूरे किताब आपके दिमाग में नहीं आएगा, उसका मेन निचोड़ जो है वही आपके दिमाग में आएगा। और ये जो निचोड़ है वही इस चैप्टर का जो है निचोड़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बस आप इसको रिवाइज कर लीजिए, इसी से आपका जो पर्याप्त मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आपका इस इतने में आपका लेक्चर ये खत्म है, आपका चैप्टर सारा का सारा इतने में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो है शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में हमने 3 टॉपिक जो है आप लोगों को बता दिए थे कि शहरीकरण क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या इतिहास था उसका, वो इतिहास में शहर कैसे बनते थे, इतिहास में शहर के साथ औद्योगिकरण हुआ तब किस तरह के शहर बनने लगे, जिसमें हमने आपको इंग्लैंड का एक उदाहरण दिया था। कुछ औपनिवेशिक शहर कलकत्ता, मुंबई के बारे में हमने आपको बताया था। उपनिवेश भारत जो था वो पहले अंग्रेजों का उपनिवेश था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो उपनिवेश के अंदर में बनने वाले शहर को औपनिवेशिक शहर कहते हैं हम लोग। तो उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। अब आपका चौथा टॉपिक है कि शहरी जीवन के सामाजिक प्रभाव क्या है, समाज पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े, समाज में जो लोग रहते थे वो किस किस तरह से उस पर प्रभावित हुए, कैसे कैसे अलग अलग तरीके के समाज बनना स्टार्ट। जैसे गांव में पहले लोग गांव में जो है जातिगत बटे हुए थे, जाति तरह पे जो पूजा करवाएगा वो पंडित होगा, जो लकड़ी का काम करेगा वो कमार होगा, जो क्या कहते हैं मिट्टी का काम करेगा वो कुम्हार होगा। तो इस तरह से जातिगत काम के आधार पर लोग जो थे समाज में बटे हुए थे, गांव में खास करके बटे हुए थे। जब शहर हुआ तो वहां पर किस तरह के किस किस जाति में लोग जो हैं, किस किस तरह से सामाजिक फॉर्मेशन हुआ, वहां पर लोग कैसे बने, शहर के कारण समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, तो वहां पर भी प्रभाव पड़ा। पहले लोग गांव में जो है मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, पूजा करवाने वाला पंडित जो है, इसके बाद जो है इस तरह से बटे हुए थे। तो शहर में भी अलग अलग काम के आधार पर, जैसे मालिक लोग पूंजीपति वर्ग हो गया, जो उसमें मजदूर की तरह काम करता था वो मजदूर वर्ग हो गया। इस तरह से समाज पर प्रभाव पड़ा और किस किस तरह से समाज पर प्रभाव पड़े उस चीज़ को हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहला प्रभाव पड़ा कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग 3 वर्ग मान लीजिए, एक जो सबसे धनी आदमी है वो सबसे ऊपर, पूंजीपति वर्ग जो है वो धनी है तो वो सबसे ऊपर है, और सबसे नीचे जो है जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मजदूरी करता है उसमें फैक्ट्री में काम करता है, वो मजदूर वर्ग है, वो सबसे नीचे है। बीच में जो है वो न पूरे धनी ही है और न पूरे गरीब ही है, ठीक ठाक है, उसको कहते हैं मध्यम वर्ग। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, तो वो न पूरे से पूरे धनी ही है, बिजनेसमैन की तरह, ना उसके पास अरबों पैसे ही हैं और ना वो गरीब ही है, भूखे मर भी नहीं रहा है, वो बीच में है। वो मजदूर वर्ग, मजदूर इतना गरीब भी नहीं है और अमीर इतना अमीर भी नहीं है, बस बीच में है। वो इतना पैसा आ जा रहा है, उसको तनख्वाह मिल जा रहा है कि जिससे कि वो अपना पेट चला ले रहा है, अच्छे से कपड़ा लत्ता खरीद पा रहा है, तो उसको मध्यम वर्ग कहते हैं। शहरीकरण ने एक नए शिक्षित वर्ग को क्या दिया, जन्म दिया, जिन्हें बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा गया। मध्यम वर्ग वो क्या था, शिक्षित वर्ग था। डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है या प्रोफेसर बना है तो पढ़ के ही बना है, तो पढ़ा है तो सब शिक्षित भी है, बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धि है उसके पास, क्योंकि वो पढ़ा है तो बुद्धि का विकास हो गया है, तो बुद्धिजीवी वर्ग है। तो बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग में जो वही बुद्धिजीवी लोग आते थे। वो मजदूर लोगों के पास शिक्षा नहीं होता था, उतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो सबसे नीचे रहते थे। और जो है जो सबसे ज़्यादा पैसा वाला पूंजीपति वर्ग, सबसे ऊपर जो पैसा वाला था ऊपर रहता था, बीच में यही बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़ा लिखा था वो रहता था। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। लोग फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, मैनेजर बनने के लिए, फैक्ट्री में जो है अलग अलग पोस्ट पे जाने के लिए जो है पढ़ते थे और पढ़ करके फिर उसमें वो पद मिलता था, तो उसके कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसके बाद कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का उदय हुआ। जैसे पूंजी के असमान वितरण के कारण कुछ ही लोगों के पास शहर का अधिकांश संसाधनों पर नियंत्रण हो गया, क्योंकि पूंजी जो है, जो मालिक है, जो कंपनी का मालिक है वो ज़्यादा कमा रहा है, उसके पास ज़्यादा पूंजी इकट्ठा हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में पूंजी, उसके पास पैसा जमा हो रहा है, तो वो ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा ज़मीनें वो खरीदता था फैक्ट्री लगाने के लिए, एक से दूसरा फैक्ट्री लगाने के लिए वहीं पर और सारा ज़मीन खरीद लेता था। तो शहर में क्या करता था, सबसे ज़्यादा पैसा होने के कारण अधिकांश संसाधन पर उसका अधिकार होता था, तो वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का निर्माण होने लगा, जो धनी मनी वर्ग है। जैसे अभी के टाइम में अंबानी है, अडानी है, तो कितने ज़्यादातर संसाधनों पर उसी का, एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, सब जगह पर संसाधन पर है। तो इस तरह के वर्ग का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। मतलब ये वाली गांव वाली जाति टूटी, गांव में जो जाति था वो टूटा, तो फिर एक नया जाति अमीर और गरीब का बनने लगा, जातिगत इस तरह से विभाजन होने लगा।
अमीर और गरीब बनने लगे। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का क्या हो गया, उदय हो गया। स्त्रियां की स्थिति कैसी थी, औद्योगिकरण होने के कारण शहर में स्त्रियों की स्थिति उस टाइम में वहां पर कैसी थी। तो औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों के कारखाने में काम करना शुरू किया, महिलाएं भी, और स्त्री जो है वो क्या करने लगी, कारखाने में काम करने लगी, तो स्त्रियां भी काम करने लगी, उससे भी पैसे आने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, लेकिन तकनीकी बदलाव के बाद उन्हें घरेलू या छोटे उद्योगों तक सीमित होना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो बड़े बड़े उद्योग थे उसमें बढ़िया बढ़िया हाईटेक मशीनें आने लगी, अच्छे अच्छे मशीनें आने लगी, और उस मशीन को चलाने के लिए महिलाएं उतना कैपेबल नहीं थी, उतना योग्य नहीं थी कि वो मशीन को चला सके, न बुद्धि से न शरीर से। तो उतना योग्य न होने के कारण उसे उस तरह का नौकरी नहीं मिलना शुरू हुआ, उस तरह की नौकरी नहीं कर पा रही थी, मिल भी नहीं पा रहा था। तो इसके कारण जो है महिलाओं को कुछ दिन तो फैक्ट्री में काम की, जब हाथ से काम होता था, ज़्यादातर कामें हाथ से होने लगा, तो उसमें महिलाएं काम की। लेकिन जब उसके जगह पर मशीन आ गया, वो हाथ से काम होना बंद हो गया, तो महिलाएं बेरोजगार हो गई, क्योंकि वो उतने बड़े बड़े मशीन को महिलाएं चलाने में सक्षम नहीं थी। तो शुरू में उन्होंने काम किया, लेकिन तकनीकी बदलाव के बाद उन्हें घरेलू काम, घर में ही रहना पड़ा, या छोटे छोटे उद्योग में जहाँ पर हाथ से ही काम होते थे, तो वहाँ पर उन्हें काम में सीमित होना पड़ा। तो स्त्रियों की ये दशा थी। तो आपने देख लिया कि शहरीकरण के कारण कौन कौन से वर्ग का उदय हुआ। तो एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग है। पूंजीपति वर्ग तो है ही, मजदूर वर्ग है ही, एक मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग भी क्या हुआ, आपको उदय हुआ। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का उदय हुआ, यानी पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। इसके बाद स्त्रियों की इस तरह की स्थिति थी। अब जो है शहरीकरण हुआ तो इस तरह का सामाजिक प्रभाव पड़ा, समाज पर इस तरह का प्रभाव पड़ा। वो जो नीचे वाला गांव वाला समाज में जाति थी, वो जाति नहीं हुई, अलग तरह की जाति अमीर और गरीब का बन गया। इसके बाद शहरीकरण का चुनौती क्या क्या, शहरीकरण का समाज पर ये प्रभाव पड़ा। अब चुनौती क्या क्या है, शहरीकरण होने से क्या किस किस तरह की चुनौतियां का जन्म होता है। चुनौती मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदा है तो कुछ घाटा भी है। तो क्या घाटा है, क्या चुनौती है, तो उसको समझते हैं। तो प्रवासी मजदूरों की बढ़ती संख्या के कारण गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ, जहां स्वास्थ्य और सफाई की भारी कमी थी। चुनौती ये हुआ कि स्लम और आवास की समस्या वहां पर जनरेट हो गई। पहला है शहरीकरण से चुनौती क्या हुआ, तो स्लम और आवास की समस्या शुरू हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजदूर लोग जो है वहाँ पर इकट्ठा होने लगे, काम के तलाश में वहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने लगे। तो इसके कारण हर व्यक्ति को तो उस टाइम में एकदम इंस्टेंट तुरंत मकान बना करके नहीं दिया जा सकता है, और उतना संभव भी नहीं है। मजदूर वर्ग उतना कमा भी नहीं पाते हैं कि अपने लिए मकान बना सके वो कंक्रीट का। तो स्लम बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियाँ वहाँ पर बनना, छोटे छोटे बांस गाड़ के तंबू डाल के रहना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। और तो आवास की समस्या बढ़ गई। शहरीकरण से पहला चुनौती ये आया कि स्लम बनने लगा, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी ज़्यादातर लगने लगे और आवास की समस्या बढ़ने लगी। तो इसके कारण क्या हुआ, प्रवासी मजदूर, जितने भी प्रवासी मजदूर थे दूसरे जगह से काम करने के लिए आते थे, उनकी बढ़ती संख्या के कारण गंदी बस्तियाँ, मतलब कि गंदे, मतलब उस झुग्गी झोपड़ी में ना वहाँ पर टॉयलेट का सुविधा है ना कुछ है, तो वो मलिन बस्ती होगा ही, गंदा होगा ही, का निर्माण हुआ, जहाँ पर स्वास्थ्य और सफाई की भारी कमी थी। तो ये चुनौतियाँ, पहला चुनौती आया। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण। अगर फैक्ट्री चल रहा है तो उससे धुआं निकलेगा, विषैले गैस निकलेंगे, धुआं निकलेगा तो पर्यावरण का प्रदूषण होगा। वातावरण जो है हमारा, सांस लेने में हम लोगों को तकलीफ होगा, हमारे वातावरण हवाएं क्या होगी, प्रदूषित होगी। अभी भी दिल्ली में प्रदूषण का केस आप देख ही रहे हैं, बार बार आते रहता है। इसके बाद जो है जल प्रदूषण होता है। फैक्ट्रियां जो है जितना भी केमिकल बनाती है, कुछ भी जो भी बनाती है, उससे जो गंदे पानी होता है उसका बिना ट्रीटमेंट किए नली में, नाला ट्रीटमेंट करने पर, उसको साफ़ करने पर क्या होगा, कंपनी का खर्चा होगा, ज़्यादा पैसा लगने लगेगा। खर्चा करना कंपनी चाहता नहीं है, तो उसको नीचे से क्या करो, नदी में बहा दो। तो उससे क्या हो गया, नदी प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, मिट्टी भी प्रदूषित होती है उससे। तो पर्यावरण प्रदूषण का समस्या आया। औद्योगिक कचरे और बढ़ती आबादी ने शहरों में प्रदूषण की समस्या को क्या किया, जन्म दिया। तीसरा, अपराध भी बढ़ गया। चुनौती क्या क्या हुआ शहरीकरण से, तो पहला तो स्लम और आवास की समस्या हुई, इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण हुआ, इसके बाद अपराध भी बढ़ गया। बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के कारण शहरों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी। अब जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, और जो है तो भूख तो सबको लगता है, पेट में खाने की जरूरत सबको है, तो जो है बेरोजगार होने के कारण, पैसे ना होने के कारण वो क्या करेगा, गलत रास्ता पकड़ेगा, चोरी करेगा, अलग अलग तरह का काम करेगा, वो अनैतिक गतिविधि करेगा, अपराध करेगा। तो बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के कारण कोई जो है एकदम कार में घूम रहा है, किसी को पैदल चलने के लिए भी चप्पल भी नहीं, साइकिल भी नहीं है, तो ये सब चीज़ देख करके लोग अपराध की तरफ क्या होते हैं, प्रवृत्त होते हैं कि क्यों ना हम चोरी करके पैसा जमा करें और कार ले लें अपने लिए। तो अपराध की समस्या बढ़ी, अपराध बढ़ने लगा शहर में। इसके बाद पर्यावरण संकट, ये तो हमने आपको पहले भी बता दिया था, फिर से है कि बढ़ती आबादी और उद्योगों के कारण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ने लगी। ये पर्यावरण संबंधित संकट जो है आपको उत्पन्न हो गया।
इसके बाद है वर्ग भेद। वर्ग भेद पहले भी था, हर स्तर पर जो है वर्ग भेद आ ही जाता है, विभाजन आ ही जाता है। तो वर्ग भेद पूंजीपति और श्रमिकों के बीच आर्थिक खाई गहरी होने के कारण समाज में असंतोष पनपा। वर्ग भेद हो गया कि कोई बहुत धनी हो गया, बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास आने लगे, और कोई एकदम गरीब हो गया, खाने भर के पैसे हैं, बहुत कम मिलता है, मजदूर को मिलता ही कितना है कि जितना कि आज जितना कमाएगा रात तक में खा के ख़त्म कर देगा, फिर अगले दिन काम करना पड़ेगा उसको, तो इतना ही पैसा मिलता है। तो इसके कारण जो है वर्ग भेद क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच क्या हो गया, आर्थिक असमानता ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके कारण लोगों में असंतोष पनपा। ये क्या है, असंतोष पनपा, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया अभी था। कार्ल मार्क्स ने इसी को देखते हुए सिद्धांत दिया था कि दुनिया के मजदूर क्या हो जाओ, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो इसी बात को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत दिया था, ये मजदूर वर्ग की गरीबी को देखते हुए। तो वर्ग भेद भी बढ़ा, समाज में असंतोष पनपा। कोई एकदम से जो है आपको प्राइवेट जेट में उड़ रहा है और अलग अलग तरह के सुख सुविधाएं भोग रहा है, और किसी को जनरल ट्रेन में भी बैठने की जगह नहीं मिल रहा है, 25-25 घंटे 50-50 घंटे जो है खड़े होकर के यात्रा कर रहा है, बैठने की सीट तक नहीं है एक ट्रेन में। तो इस तरह से क्या हो गया, कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, तो गरीब के मन में असंतोष पनपेगा, तो वही असंतोष पनपा। तीसरा ये चुनौती हुआ कि वर्ग भेद हुआ। इसके बाद जो है अगला टॉपिक है व्यावसायिक पूंजीवाद किसे कहते हैं। तो व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके कारण शहरों में शिक्षा, यातायात और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ। व्यावसायिक पूंजीवाद से ये फायदा हुआ, शहर में जो है फैक्ट्रियां लगने से, ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने से ये फायदा हुआ कि वहाँ पर अच्छे अच्छे सड़क बनने लगे, सड़कों की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, यातायात की सुविधा बढ़े, बस तस इस सब का सुविधा बढ़ा, शिक्षा का व्यवस्था हुआ, अच्छे अच्छे स्कूल बनने लगे पढ़ाई करने के लिए। तो इसके कारण जो है लोग शहर में क्यों जाते थे, काम करने के साथ साथ दूसरा ये लालच होता था कि वहाँ पर स्कूल बढ़िया मिलेगा, पढ़ने के लिए बच्चे को पढ़ाएंगे भी हम अच्छे स्कूलों में, वहाँ पर सड़कें भी अच्छी मिलेगी। गांव में तो यहाँ मच्छर काटता है, तो वर्षा होने पे कीचड़ फैल जाता है चारों तरफ, शहर में जाएंगे एकदम कीचड़ का समस्या नहीं होगा, अलग अलग तरह का सुविधा लोग सोच करके जाता है। तो शहर में व्यावसायिक पूंजीवाद के आने से, पूंजीपति वर्ग के लोगों के आने से, कोई आप मान लीजिए लैम्बोर्गिनी या बड़े बड़े कार पे चल रहा है, तो कार तो खेत में चलेगा नहीं, उसके लिए उसको सड़क बनाना पड़ेगा अच्छा, तो अच्छा सड़क बनने लगा। कार के कारण जो है शिक्षा भी अच्छी होने लगी, स्कूल खुलने लगे, जो पैसे वाले लोग थे वो अच्छे अच्छे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, तो स्कूल भी बढ़ने लगा। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा, जैसे स्वास्थ्य, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए तुरंत कोई बीमार हुआ तो हॉस्पिटल जा सकता है, इसकी सुविधा होने। अभी भी गांव में जो हॉस्पिटल की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, गांव में अभी भी लोग झोला में लेकर के, डॉक्टर आता है साइकिल से, मोटरसाइकिल से, और उसी से इलाज कर देता है। अभी के टाइम में आप देखते हैं बिहार में किस तरह का होता है कि यूट्यूब पर देख करके और जो है लोग क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। न्यूज़ में देखे होंगे, कुछ दिन पहले आया था कि यूट्यूब पर देख करके उसने क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया घर में ही लोगों का। तो इस तरह के डॉक्टर जो है अभी भी गांव में है, बिहार में खास करके घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं जहां भी गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो उस तरह के लोग जो है अपना करते हैं। तो इस सब लालच की वजह से भी लोग क्या करते हैं, शहर की तरफ जाते हैं। तो व्यावसायिक पूंजीवाद के कारण इन सब चीज़ों में क्या हुआ, विकास हुआ, तेजी से विकास हुआ। अगर ये नहीं होता, शहरीकरण नहीं होता, तो इस तरह के व्यवस्थाएं नहीं आती, स्कूल का, स्वास्थ्य का, हॉस्पिटल का, रोड का, सड़क का, इस सब चीज़ों का नहीं होता, शिक्षा का। व्यावसायिक पूंजीवाद से ये एक तरह का फायदा हुआ। इसके बाद बिहार में शहरीकरण आपका लास्ट टॉपिक है। आप तो शहर के बारे में देख लिए कि शहर कैसे बना, शहर का निर्माण पूरे पहले कैसे हुआ, फिर बाद में औद्योगिकरण के कारण कैसे हुआ, फिर समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद जो है समाज पर प्रभाव पड़ने के बाद शहरीकरण से क्या क्या चुनौतियाँ उत्पन्न हुई, तो पर्यावरण गंदा हो गया, प्रदूषण फैल गया। इसके बाद जो है अलग अलग तरह की चुनौतियाँ आपने पढ़ा कि स्लम बस्ती का निर्माण हो गया, अपराध बढ़ गया, पर्यावरण संकट हो गया, वर्ग भेद हो गया। तो इन सब चुनौतियों के बाद व्यावसायिक पूंजीवाद से क्या फ़ायदा हुआ, उस फायदे को भी हमने देखा। इसके बाद जो है बिहार के बारे में थोड़ा सा, शहर के बारे में इतना ही आपको जानना है कि शहरीकरण कैसे हुआ, क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, इन सब चीज़ों को आपने जान लिया। अब बिहार के बारे में थोड़ा, आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड का आप एग्जाम देंगे, तो बिहार की शहरों के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो बिहार में एक ही शहर है, बिहार में तो ज़्यादातर शहर है नहीं। बिहार में शहर के अंदर में हम एक पटना को रख सकते हैं, ज़्यादातर शहर का हाल खराब ही है, तो पटना के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार में शहरीकरण की दर जो है औसत, बिहार में शहरीकरण की दर राष्ट्रीय औसत, यानी राष्ट्रीय औसत है 36%, 36 या 37%। आप देखते हैं इसका डाटा बदलते रहता है। तो अभी भारत में लगभग 36% शहरीकरण का औसत दर है, पूरे भारत में 36% शहरीकरण है। लेकिन उसमें जो है उसकी तुलना में बहुत कम, लगभग 15.6 से 17% तक बिहार में है।
मतलब राष्ट्र में, पूरे भारत में जो है 36% शहरीकरण का दर है। 36% जगह जो है जो शहरीकरण का दर है। वही बिहार में जो है आपको 15 से 17% शहरीकरण का दर है। इस बात को भी पूछा जाएगा तो बिहार में सबसे निम्न शहरीकरण का दर है। 15 से 17% मात्र जो है आपको बिहार में शहरीकरण का दर है। तो समझ लीजिए, इसीलिए बिहार में ज़्यादातर शहरें नहीं हैं, अच्छी अच्छी शहरें नहीं हैं बिहार में। बिहार आने से भी लोग थोड़ा सा संकोच करते रहता है कि कहाँ रहेंगे, कहाँ होटल मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर ये सब समस्या है। तो जो है ये शहरीकरण का दर है आप लोगों को बिहार में। अब देखिए थोड़ा सा शहर क्या है, तो एक ही शहर है बिहार में, पटना। पटना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पटना का इतिहास क्या है, तो पटना पहले से ही है। आप मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे अगर इतिहास में, या पढ़े होंगे, अगर इतिहास में आपकी रुचि होगी तो आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े होंगे। उसी टाइम से अशोक जब था राजा यहाँ का, चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो पटना में ही अपना राजधानी बनाया हुआ था। तो पटना उस टाइम से ही है, बहुत पहले से है, आज से 2000 साल पहले से है। लेकिन शहर के बाद क्या होता है, कुछ जैसे अशोक के टाइम से था, कुछ दिनों के बाद ये क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। यहाँ लोग रहना बंद कर दिए या कम मात्रा में रहने लगे। उस तरह का शहर वाला रूप था नहीं। धीरे धीरे फिर कुछ समय आया तो फिर शहर बना, फिर वो क्या हो गया, टूट गया, शहर वाला संरचना हट गया, वहाँ पर सामान्य लोग रहने लगे। फिर जा करके तो ऐसे ऐसे करके अप डाउन होते होते जो है पटना का इतिहास 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने पटना में किले का निर्माण कराया और इससे पुनरुद्धार का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। फिर जाकर के 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने इसको फिर से जो है एक किला बनाया और इसका पुनरुद्धार किया कि फिर से इसको शहर के रूप में शेप दिया जाने लगा कि यह शहर बनेगा। इसके बाद से जो है 1541 के बाद अंग्रेज आया। अंग्रेज ने भी यहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाया, तो ये शहर का रूप पकड़ने लगा। अंग्रेज आया, यहाँ फैक्ट्री लगाया, अपना सैन्य अड्डा बनाया, लोग सब रहने लगे, यहाँ प्रशासन के लोग रहने लगे। तो इसके कारण ये धीरे धीरे फिर से शहर का रूप लेने लगा और अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी पटना क्या है, शहर के रूप में है। तो जो है ये 1541 के बाद ये फिर से पटना का पुनरुद्धार का सिलसिला जारी हुआ। इसीलिए शेर शाह सूरी को पटना में पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने यहाँ किला बनाया था और इसका पुनरुद्धार किया था। तो ये था पटना का आपका इतिहास था। अब जो है शहरीकरण में जो है स्मार्ट सिटी योजना अभी चल रही है। भारत प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो है ऐलान किया था इस तरह का। तो उसमें बिहार में भी कुछ स्मार्ट सिटी बनाने। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि बढ़िया कनेक्टिविटी होगी, बढ़िया सड़क होगा, बढ़िया पानी का व्यवस्था होगा, सब कुछ ग्रीनरी होगा, पार्क होगा, ये सब चीज़ों इस तरह से शहर बनाया जाएगा कि उसमें सारा व्यवस्था अच्छा हो। तो उसमें जो है स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान था। तो उसमें जो है बिहार का भी 4 शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान किया गया था। एक पटना, एक भागलपुर, एक बिहार शरीफ और एक मुजफ्फरपुर। तो ये पटना स्मार्ट सिटी के अंदर में क्या है, शामिल है। एक भागलपुर शहर है, एक मुजफ्फरपुर है और एक बिहार शरीफ है। ये 4 शहर को पटना क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी योजना के अंदर में रखा गया है। लेकिन अभी तक तो देख नहीं रहा है कहीं पर भी स्मार्ट सिटी का कुछ ऐसा करते होते हुए। फिर भी इसे क्या किया गया है, स्मार्ट सिटी के अंदर में रखा गया है। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के अंदर में इस चारों शहर को रखा गया है। बनाया जाएगा, अभी तो बना नहीं है कहीं पर भी, लेकिन धीरे धीरे इसे बनाया जाएगा। इसके बाद बिहार में जो है चुनौती क्या है, शहरीकरण का जो दर है इतना कम है औसत भारत में जो है। वहीं चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं शहरीकरण का दर है, 97% है। यानी चंडीगढ़ का जितना एरिया है उसमें 97% एरिया शहरीकृत है। लेकिन जो है भारत में जो औसतन है वो 36% है। अब बिहार में बहुत हाल खराब है, मात्र 15% है। तो इतना शहरीकरण का स्तर दर कैसे नीचे है, शहर क्यों नहीं यहाँ पर बन पा रहे हैं। शहर बनेगा तब जब जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगेगा, तभी ना यहाँ पर शहर बनेगा। फैक्ट्री लग ही नहीं रहा है तो शहर क्यों बनेगा। लोग कोई बिहार में फैक्ट्री लगाना ही नहीं चाह रहा है, या सरकारें भी नहीं लगा रही है। तो क्या हो रहा है, फैक्ट्री नहीं लग रहा है तो शहर कैसे बनेगा। जैसे गाँव है वैसे ही गाँव की तरह रह रहे हैं। फैक्ट्री लगेगा, वहाँ लोग काम करने आएंगे तो शहर के रूप पकड़ेगा, तो शहरीकरण बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री लग ही नहीं रहा, तो इसके कारण जो है यहाँ शहरीकरण कम है। और क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो चुनौती क्या है बिहार में शहरीकरण कम होने का। तो बिहार के शहरों में बुनियादी ढांचे की कमी है। बुनियादी ढांचा मतलब अच्छा सड़क नहीं है। शहर में भी लोग आएगा तो क्यों रहने आएगा, इसीलिए रहने आएगा कि उसको अच्छा सड़क मिले, अच्छा सब कुछ व्यवस्था मिले, तभी ना वो शहर में रहने आएगा। लेकिन यहाँ पर शहर में भी सड़क का हाल क्या है, खराबी है। अगर वर्षा हो जाए तो भर घुटना पानी लग जाता है। अगर एक दिन वर्षा हो जाए तो घुटना भर पानी हो जाता है। अलग अलग तरह का समस्या है यहाँ पर। तो ये सब जो है शहरीकरण में क्या कर रहा है, चुनौती उत्पन्न कर रहा है। लोग ज़्यादातर शहर में रहने नहीं आ रहे हैं या शहरीकरण का फैलाव नहीं हो रहा है। तो ये सब चुनौती का काम करता है। बुनियादी ढांचे, अच्छा सड़क नहीं होना, अच्छा अस्पताल नहीं होना,
अच्छा सब कुछ शिक्षा का व्यवस्था नहीं होना, इसके कारण शहरीकरण यहाँ पर कम है। जल भराव का समस्या अभी हमने आपको बताया कि अगर बारिश हो जाए तो सारा शहर क्या हो जाता है, पानी में डूब जाता है। ये स्थिति है शहर की। तो लोग उसको देखते हैं तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि भाई वहाँ जाएंगे और जल भर जाएगा चारों तरफ, बरसात में तो डेंगू से मर जाएंगे, मच्छर काटेगा डेंगू से मर जाएंगे, तो क्यों जाएंगे, इससे बढ़िया गाँव ही है, गाँव में रहो। जनसंख्या की अत्यधिक दबाव है, जो भी शहर हैं वो छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे शहर होने के कारण वहाँ लोग जो भी जा रहे हैं तो जनसंख्या का अधिक दबाव हो जा रहा है। शहर बड़ा हो, बड़ा एरिया में फैला हो, अच्छी सड़कें हो, तो वहाँ पर जनसंख्या का दबाव कम होगा। अब शहर ही इतना बड़ा, उसमें 1-2 लाख आदमी चल जा रहा है तो जनसंख्या दबाव हो जा रहा है। क्योंकि जनसंख्या दबाव का मतलब क्या, आपने तो शहर बनाया मात्र 10,000 20,000 आदमी को देखते हुए, नाले भी बनाए, एकदम पतला पतला नाला बनाया आपने। आपको पता ही नहीं था कि यहाँ पर कभी 1 लाख 2 लाख 5 लाख आदमी भी आ सकता है, तो आप बनाए नाला पतला पतला, वो ओवरफ्लो कर जा रहा है, बाहर आकर के पानी बह रहा है। अगर आप 5 लाख आदमी को सोच करके नाला बनाए होते तो चौड़ा नाला रहता, तो पानी आराम से बहता। वो सब आपने किया नहीं, उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, छोटे छोटे नाले बनाए तो बह जा रहा है। तो बुनियादी ढांचा इसके कारण कम है। ये जो बुनियादी ढांचा की कमी है, ये बुनियादी ढांचा मतलब क्या, जितना पर्याप्त मात्रा में चौड़ा नाला होना चाहिए उतना है नहीं, पतले पतले नाले हैं और पानी लोग ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा पानी उसमें आ रहा है, ज़्यादा पानी के कारण वो बाहर आ जा रहा है, तो बुनियादी ढांचा कम हो जा रहा है, फिर से नाला तोड़ना पड़ेगा। अभी देखते हैं शहर में जो सड़क भी बनता है, मतलब कि 2 सप्ताह पहले बना, फिर से उसको तोड़ दिया जाता है। क्यों, तो एक पाइप डालना नीचे में छूट गए, पाइप डालना नीचे में छूट गया तो अब फिर से तोड़ के उसको पाइप डालो, कभी कोई दूसरा पाइप डालना है, कभी तीसरा पाइप डालना है, इसके बहाने उसको तोड़ते रहता है। कभी पानी वाला पाइप डालना है तो कभी गैस वाला पाइप है। आप देखिएगा, अगर आप शहर की तरफ रहते होइएगा या शहर की तरफ आइएगा तो आपको पता लगेगा कि नया ही सड़क बना था, फिर से उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया, तो नीचे में गैस वाला पाइप लगाना है, तो बनाने से पहले डाल लेते या डालने के बाद बनाते, फिर जब उसको बना करके बना दिया जाएगा तो फिर से तोड़ दिया जाएगा। क्यों, तो उसमें पानी पास करने वाला पाइप डालना है, गैस वाला तो हो गया, पानी वाला जो है पाइप जाएगा। तो ये सब समस्या के कारण, ये सब लूट का, करप्शन का है कि मतलब कि बार बार सड़क बनता रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इसके कारण ये सब समस्याएं होती है। बुनियादी ढांचे की कमी रहती है, जल भराव का समस्या रहता है, जनसंख्या का अधिक दबाव रहता है, औद्योगिक विकास की धीमी गति है, उद्योग भी नहीं लग रहे हैं तो शहर कहाँ से बनेगा। ये सब प्रमुख समस्याएं हैं बिहार में क्या होने का स्तर। बिहार में आपसे पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार में शहरीकरण का दर क्यों कम है, तो आप इस चीज़ से बता सकते हैं कि बिहार में जो है शहरीकरण का दर इसलिए कम है। अब अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में जो आपके दिमाग में है, रटना नहीं है, आपके दिमाग में जो आए उस तरह से लिखना है कि बिहार में शहरीकरण का दर इसीलिए कम है या निम्नलिखित कारणों से कम है। पहला कारण है कि औद्योगिक विकास न होना, उद्योग के न लगने के कारण जो है यहाँ पर जो है शहर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। दूसरा, बुनियादी ढांचा का कमी, बुनियादी ढांचा नहीं है, उस तरह के नाले नहीं हैं, सड़क नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। तीसरा, जनसंख्या का अधिक दबाव है। चौथा, अलग अलग तरीके जल भराव की समस्या है। तो इस तरह से अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, या पूरे को लाइन में ही लिखिए, पूरे को लाइन में लिखिए। इस तरह से अलग अलग तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, तो इससे आप आंसर भी लिख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो नोट्स है आपका जो है, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इसके माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, सब तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। लॉन्ग में आए, छोटा में आए, बड़ा में आए, सब तरह के क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं। अगर आप समझे होइएगा तो लिख लीजिएगा। रटने वाला विद्यार्थी नहीं लिख पाता है, भूल जाइए, कितना रटिएगा, यहाँ रटिएगा वहाँ जाके भूल जाइएगा। तो रटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा समझने पे गौर करना है। इसके साथ आपका जो ये शहरीकरण वाला चैप्टर था वो खत्म हो गया। फिर आपको इतिहास का अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। हमने 2 वीडियोज़ इसीलिए कर दिए 20-20 मिनट के, पहले 40 मिनट 30 मिनट का एक वीडियोज़ आता था और वो सारे थ्योरी इसी पे लिखे हुए होते थे, तो देखने में थोड़ा सा छोटा लगता था, विद्यार्थी को दिखता नहीं था। इसके कारण हमने 2 वीडियोज़ कर दिए, वही 20-20 मिनट का 2 वीडियो अब मिल रहा है आपको, और देखने में भी बड़ा बड़ा आपको लग रहा है, देखने में कोई समस्या नहीं हो रही है और समझने में भी आपको समस्या नहीं हो रही है। तो इसी तरह से आपको सारे वीडियोस आते रहेंगे, समझाया जाता रहेगा इसी तरह से छोटे छोटे नोट्स के द्वारा, जैसे कि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। तो इसके लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि बार बार आप इससे क्या कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप वीडियोज़ देख करके आप जहाँ कहीं भी, अगर 3 घंटे 4 घंटे का मैराथन एक चैप्टर के लिए आपको लगाया जा रहा है, 2 घंटे का एक चैप्टर में आपको समय लगाया जा रहा है, या आजकल विद्यार्थी क्या करते हैं, सिलेबस को पढ़ते नहीं हैं, पूरे थ्योरी को पढ़ते नहीं हैं और 40-50 ऑब्जेक्टिव या 500 ऑब्जेक्टिव लेकर के, ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, इससे हम 50, 60, 100, 200 ऑब्जेक्टिव बना देंगे और आपका 4 घंटा का समय जो है उसमें लग जाएगा, और इससे आप 40 मिनट के अंदर में सारा चैप्टर को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, बशर्ते कि एमसीक्यू से क्या पूछा क्या बनाया उससे पता नहीं लगता है,
कि क्या छूट गया, क्या बचा हुआ है, इसे तो पूरे आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।